तो आप सभी साथियों का आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। महेश कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं और बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। अंशुमान जी, चंदन जी, गिरीश जी, मनीष जी, पुष्पेंद्र जी, राजेश जी। तो आप जो जुड़े हुए साथी हैं, चुनिंदा साथी हैं, उन सभी को चुनिंदा तरीके से नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिकॉल क्वेश्चंस जो पिछले संडे 24 अप्रैल 2022 को इंडियन ओवरसीज बैंक के हुए थे, क्लरिकल टू ऑफिसर। और जैसा कि आप हमेशा से जानते आए हैं और पिछला देखते आए हैं कि जो भी रिकॉल क्वेश्चंस है हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारी तैयारी जो है बहुत सरल तरीके से आगे की ओर चली जाती है। अगर रिकॉल क्वेश्चंस पूरे साल के आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोग जो है 80% मार्क्स पाने के लायक हो जाते हैं। तो रिकॉल क्वेश्चन से एक होता है, एक तो क्लियरिटी हो जाती है कि कैसे सवाल आ रहे हैं। ये क्लियरिटी होने के बाद क्या करते हैं, आप उस दिशा में तैयारी करने लग जाते हैं। फिर रिकॉल क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड का भी पता चलता है, कितने जो है लोअर स्टैंडर्ड क्या रहे हैं, किस हिसाब से सवाल कौन से टॉपिक को जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए जो भी एग्जामिनेशन होते हैं और रिकॉल क्वेश्चन होते हैं वो आपके भी प्रमोशन एग्जाम में उनके हूबहू सवाल आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। क्योंकि जो भी आईबीपीएस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेट करता है उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चन जो है वो उनके डिजिटल बॉक्स में रहता है और उसको रैंडम तरीके से प्रमोशन एग्जाम में साल भर रिपीट करता रहता है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लरिकल टू ऑफिसर्स एग्जामिनेशन रिकॉल क्वेश्चन इंडियन ओवरसीज बैंक का। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोग क्या करिएगा, अगर सवाल का आंसर पता है तो चैट बॉक्स में लिखिएगा और हम लोग इसी तरह से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी का सवाल। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट फॉर मुद्रा शिशु कैटेगरी के लिए मुद्रा जो लोन होता है उसका मैक्सिमम लोन लिमिट पूछा गया है। तो जो मुद्रा लोन है गवर्नमेंट की प्रियरिटी सेक्टर का लोन है और उसका जो एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत मुद्रा लोन जो है जो स्मॉल बिजनेस यूनिट के तौर पर रूरल सेमी अर्बन में जो उद्यमी बनाने के लिए उनको जो है वित्त पोषण के लिए ये वित्त पोषण किया जाता है। और इसमें मुद्रा के 3 कैटेगरी होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। यहाँ पर पूछा गया मैक्सिमम जो अमाउंट कितना होगा शिशु कैटेगरी में। तो ऑप्शन है 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो तमाम साथी बहुत सही तरीके से इसका जवाब दे रहे हैं और इसका जो आंसर होगा वो है ₹50,000। तो देखिए जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये योजना के तहत जो लोन दिए जाते हैं वो 3 कैटेगरी के लोन। एक है जो शिशु कैटेगरी, स्टार्टअप एंड फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को 50,000 दिए जाते हैं। किशोर कैटेगरी का 50,000 एक से लेके 5 लाख तक फॉर एंटरप्रेन्योर विथ एग्जिस्टिंग बिजनेस। और तरुण कैटेगरी का 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक। तो ये जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया था मुद्रा शिशु लोन के लिए, तो उसका सही आंसर होगा ₹50,000। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 2, इन सरफेसी ए स्टैंड फॉर व्हाट, ऐसा पूछा गया। सरफेसी का फुल फॉर्म पूछा गया, कुल मिला के ये बोलिए सरफेसी में ए जो है वो क्या है ये पूछा गया। सरफेसी एक्ट एक बैंकों को ब्रह्मास्त्र के तौर पर दिया गया है जहां पर सिक्योरिटाइजेशन करके उसका जो भी सिक्योरिटी रखा गया है बैंक में उसको सेल करके उस बैंक के ऋण की वसूली कर सकती है, उस पर कब्जा कर सकती है, उसका रिजर्व प्राइस फिक्स करके उसको ऑक्शन करके सेल कर सकती है। तो यहाँ सरफेसी में उसका फुल फॉर्म में से ए को पूछा गया है, ए क्या स्टैंड करता है। और ये जो होगा वो एसेट्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? एसेट्स को दिखाता है। सरफेसी का जो फुल फॉर्म है हमेशा ही पूछा जाता है और इसको जो है कई पहले तो क्या होता था कि पूरा फुल फॉर्म पूछता था, लेकिन अभी एक नया ट्रेंड चला है कोई भी फुल फॉर्म में एक जो लेटर होता है उस लेटर को पूछता है ये लेटर क्या है।
तो सरफेसी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो यहाँ पर ए पूछा गया है, तो ए का मतलब होगा एसेट्स। ए का मतलब क्या होगा? एसेट्स होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मिसिंग पर्सन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। मिसिंग पर्सन क्लेम के लिए प्रोसीजर किया जाता है अगर वो कोई ग्राहक जो है कितने साल तक मिसिंग हो। मिसिंग पर्सन क्लेम विल बी सेटल्ड इफ द कस्टमर इज मिसिंग फॉर हाउ मेनी ईयर्स। अगर कोई ग्राहक मिसिंग है तो इस बारे में जो प्रूफ है, इस बारे में जो ऑर्डर है कोर्ट से लेना होता है, और उसके लगातार जो है वो 7 साल तक मिसिंग है तो उसका अकाउंट में जो है उसको क्लेम जो है उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है मिसिंग पर्सन के लिए कितने साल तक मिसिंग होना है, और इस बारे में जो डिक्लेरेशन है वो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। तो वो होगा 7 ईयर, और 7 ईयर होगा तो उसका एविडेंटरी प्रूफ वगैरह वो सब सबमिट करते हैं कोर्ट में, फिर कोर्ट से ही जारी होता है, FIR लॉन्च होता है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, और ये तमाम चीज़ों के बाद अगर कोर्ट से आदेश आता है, अगर कोई ग्राहक है और आपके यहाँ खाता धारक है और ये सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो उनका जो है आप क्लेम जो है सेटल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज द टोटल टारगेट फॉर प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर कॉमर्शियल बैंक? तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग का परसेंटेज पूछा गया है, टारगेट। तो देखिए प्रियरिटी सेक्टर हमेशा प्रियरिटी में रहता है, खास करके ग्रामीण बैंक या नेशनलाइज बैंक के जब प्रमोशन एग्जाम होते हैं तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि यहाँ से 5-6 सवाल भी आते थे पहले। पहले आज से अगर 3 साल पहले की बात करें तो प्रियरिटी सेक्टर से 10 सवाल भी आते थे, लेकिन अभी देखा गया है कि अधिक से अधिक 3 या 4 सवाल, उससे ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। तो यहाँ पर प्रियरिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ बैंकों को देश की अर्थव्यवस्था में सीधे जो है हिस्सा लेने के लिए बैंक जो है जो ऋण प्रदान करते हैं उनका कुछ हिस्सा प्रियरिटी सेक्टर हिस्से में देना अनिवार्य होता है, उसके लिए लक्ष्य दिए गए हैं। अब वो जो प्रियरिटी सेक्टर है वो कौन सा हिस्सा है? जैसे एग्रीकल्चर है, MSME है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, अदर्स है, वीकर सेक्शन है। तो ये एरिया ऐसे हैं जहां पर प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी है और उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो अगर कॉमर्शियल बैंक के लिए लक्ष्य देखेंगे तो वो दिया गया है 40% ऑफ ENBC आर CEOB OBE विच वेरीज हायर। ये है कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। अब अगर रीजनल रूरल बैंक्स के लिए कहा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? वो होगा 75% ऑफ ENBC आर CEOB विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के लिए जो प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो टोटल टारगेट है वो है 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट आर क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर। तो 40% ये सरल सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी प्रियरिटी सेक्टर से। वाह, ये हुई ना बात। तो ये हल लेके देखो किसान एकदम भारत का जो है किसान या अधिकतर लोग जो है खेती किसानी करते हैं, तो उसके लिए प्रियरिटी सेक्टर का टारगेट पूछा गया। व्हाट इज द प्रियरिटी सेक्टर टारगेट फॉर एग्रीकल्चर? तो प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्रीकल्चर का टारगेट पूछा गया है। ये देखो, है ना, कहनवा पहर हल लेके चलेला किसनवा, कहनवा पहर हल लेके चलेला किसनवा, लह लह करेला धान रे, वही जे देशवा में घर मोर बाढ़े, नाम पड़ल हिंदुस्तान रे, वही जे देशवा में घर मोर बाढ़े, नाम पड़ल हिंदुस्तान रे। कहनवा पर मतलब सुबह सुबह 4 बजे जब एक किसान हल लेके चला जाता है खेत में, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तब जाके धान जो है लहलहाता है, हरा भरा लहराता है, और
फिर वो किसान अनाज पैदा करता है, उस अनाज से हम अपना जो है अनाज के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में, और हम विकास की धारा में बहते हैं। तो ऐसे जगह में जहाँ पर हमारा देश बढ़ता है उसका नाम हिंदुस्तान है। तो ऐसे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रियरिटी दी गई है, और ये प्रियरिटी कितना है, ये प्रियरिटी है 18% ऑफ ANBC आर COB विच एवर इज हायर। तो 18% ऑफ ANBC COB विच एवर इज हायर। तो ये कुछ मेजर टारगेट्स होते हैं जो हमेशा आपको याद होने चाहिए। तो एग्रीकल्चर का 18% है प्रियरिटी सेक्टर के अंदर ही, और टोटल प्रियरिटी सेक्टर का 40% है। और ये 18% जो है RRB के लिए भी उतना ही है, और अदर बैंक के लिए भी उतना ही है। इसमें एक टारगेट और भी ज़्यादा आपको अभी पूछे जाते हैं, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर भले ही इस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया, लेकिन आप जरूर उसको याद कर लीजिएगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए जो टारगेट है वो है 10% ऑफ ANBC आर COB विच एवर इज हायर। चलिए अगला सवाल आपका लिए चलता हूं मैं स्क्रीन पर। ये देखिए, ये सवाल पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPGRS। फुल फॉर्म ऑफ SPGRS जो ग्राहक सेवा से संबंधित है, कस्टमर शिकायत से संबंधित है, SPGRS। और फुल फॉर्म तो बहुत सारे पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन अगर आपके प्रमोशन एग्जाम में आते हैं अगर, तो उसमें 5 कम से कम फुल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया SPGRS का फुल फॉर्म, और उसका है स्टैंडर्डाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिडेशियल सिस्टम। जो भी नेशनलाइज बैंक है उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिडेशियल सिस्टम बनाया है कि शाखा में अगर एक शिकायत मिलती है तो कितने दिनों में रिजॉल्व होनी चाहिए, उनका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्राहक को एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। और ये इसके आधार पर RBI ऑडिट भी करता है और बैंकों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसमें मार्क्स भी देता है, और इसमें जो है रेटिंग भी करता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिडेशियल सिस्टम। आपने देखा होगा रेगुलेटरी अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के शिकायतों को बड़े गंभीरता से लेते हैं, उसके लिए बहुत सारे नीति नियम निर्धारित करते हैं, और जो है कस्टमर को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि आप जो डीलिंग कर रहे हैं वो सीधे सीधे ग्राहकों से। तो जो भी वादा करते हैं या जो भी आपकी पॉलिसीज हैं उसके आधार पर शब्दशः उनको जो है सेवा मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लीजिए, ये है, ये सवाल आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज द रिस्क वेट फॉर लोन गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बड़ा बढ़िया सवाल है जी, और नया टाइप का सवाल है। और अभी हम सवालों की जो चर्चा कर रहे हैं वो संडे को एग्जामिनेशन आया था, वो इंडियन ओवरसीज बैंक के स्केल 1 के लिए, क्लरिकल टू स्केल 1। तो जहां भी एसेट है या जहां भी लोन देते हैं वहां रिस्क है, और ये रिस्क जो है RBI जो है रिस्क का क्राइटेरिया जो है तय करके रखा है, क्योंकि हर रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंकों को एक कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, जिस जो बेसल ने तय किया है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो जो भी एसेट है उनका एक रिस्क होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर कोई लोन हमने दिया है और उस लोन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी लिया है, तो वहां पर कितना % का रिस्क है। तो जी हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लिया है तो कोई रिस्क नहीं, जीरो रिस्क होगा। क्या होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लिया है तो किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होगा। अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट गारंटी लिया है तो कितना % का रिस्क होगा बताइए, है ना। स्टेट गवर्नमेंट अगर गारंटी लिया है तो कितना % का रिस्क होगा, वहाँ होगा, चंदन कुमार जी ने बहुत बढ़िया है, उन्होंने बोला 20%। तो 20% का रिस्क होगा। मान लीजिए हम 100 रुपये लोन दिए हैं तो रिस्क होगा 20% का, 20 रुपये रिस्क होगा, उस 20 रुपये के लिए हमको कैपिटल रखना पड़ेगा। तो वैसे हर एक लोन है। तो देखिए यहाँ पर गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 0% रिस्क, गारंटीड बाय स्टेट गवर्नमेंट 20% का रिस्क, लेकिन लोन टू सेंट्रल गवर्नमेंट 0 रिस्क। लोन टू स्टेट गवर्नमेंट कितना रिस्क होगा, टाइप करके बताइए। लोन अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को लोन देते हैं तो कितना % का रिस्क होगा। जब हम लोन देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को तो भी 0 रिस्क होता है। क्या होता है, 0 रिस्क होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देते हैं तो 0 रिस्क होता है, लेकिन अगर लोन इज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है 0 रिस्क, लोन इज गारंटीड बाय स्टेट गवर्नमेंट है तो 20% का रिस्क। जैसे स्टाफ लोन देते हैं, हम स्टाफ को लोन देते हैं तो कितने % का रिस्क है,
75% का रिस्क है। लेकिन अगर स्टाफ का जो लोन है वो सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, कोलेटरल सिक्योरिटी से वो कवर्ड है, तो वहाँ 20% का रिस्क। तो ये रिस्क आपको याद रखना होता है। पर्सनल जो लोन दिए जाते हैं में उसमें 100% का रिस्क, रिटेल लोन दिए जाते हैं उसमें 75% का रिस्क। तो ये सारे रिस्क जो है उस रिस्क के आधार पर बैंकों को कैपिटल रखना होता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही सरल सवाल। अपना अपना आधार कार्ड देख के बता दीजिए कितने डिजिट होते हैं आधार कार्ड में। ये कोई सवाल है? ये तो बहुत बरसों पुराना सवाल है ना। जब हम लोग छोटे थे आधार कार्ड बनाने जाते थे तब गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12 है भैया। तो आधार कार्ड में मतलब ये क्या था कि जब शुरू ये आधार कार्ड नाम की एक बला आई थी ना, ये कि आधार कार्ड जिसमें आपके सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगे, तो उस समय इसको सभी लोग जानेंगे, बैंकर्स बहुत अच्छे से जानेंगे, क्योंकि इसको केवाईसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए ये सवाल बार बार पूछा जाता था। लेकिन अभी भी ये सवाल पूछा जा रहा है, तो चलिए भाई अच्छी बात है। तो आप देखेंगे कि प्रमोशन एग्जाम में वही सवाल पूछे जाते हैं जिससे मैनेजमेंट और आईबीपीएस की अपेक्षा रहती है कि बैंक का अधिकारी और कर्मचारी उस जानकारी को जानता हो, तभी वो अधिकारी बनेगा, तभी वो मैनेजर बनेगा। इसीलिए ऐसे सवाल आते रहते हैं। मतलब देश की जो प्रायोरिटी होती है, समाज की जो प्रायोरिटी होती है, उससे जुड़े हुए जो जानकारियां हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम जन जन तक पहुंचाना है, इसीलिए देखिए सरल होते हुए भी उसके सवाल पूछते हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम सरल है, फिर भी उसको जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि वो जन जन तक पहुंचाना है। चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल। ये तो 12 है, बहुत सारे साथियों ने बता दिया। अगला सवाल ये देखिए, है ना जबरदस्त बात। हाउ मेनी मेंबर्स इन सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? देखो एक हमारे जो है वीरेंद्र जी इसको गिनने लग गए, है ना, गिनती कर रहे हैं, 2-3 एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है नाबार्ड के द्वारा एक आजीविका मिशन के तहत जो गांव में रहने वाले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, उनको संगठित करने की दिशा में, उनको आत्मशक्ति पर बल देने की दिशा में, उनको एकजुटता होने और जागरूक होने के लिए उनका ग्रुप बनाया जाता है, उनको बचत की आदत डाली जाती है, बैठकें रखी जाती हैं, उसमें बैठकों के आधार पर उनमें बचत की जाती है और उस बचत को फिर इंटरनल लेंडिंग की जाती है। और ऐसा करते समय जब अच्छा उनका 3 महीने का जो ग्रुप चलता है तो नाबार्ड इसको जो है बढ़िया तरीके से इनको स्पॉन्सर भी करता है। फिर उनको एक रिवॉल्विंग फंड मिलता है 10,000 से 15,000 तक, और फिर लगातार ये पंचसूत्र का पालन करते हैं तो इनको क्रेडिट लिंकेज मिलता है। यहाँ पर जो मेंबर्स की बात कही गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 20 मेंबर होंगे। जहाँ डिफिकल्ट एरिया होता है, हिली एरिया होता है, वहाँ पर 5 से 20 हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पूछा गया था मैक्सिमम मेंबर तो 20 होगा, 10 से 20 भी ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है, और डिफिकल्ट एरिया हिली एरिया है तो 5 से 20 भी होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ डिलेज इन कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन चेक पेनल्टी विल बी पेड? ये सवाल है भाई, ये है ना, चुनिंदा सवाल है कि अगर जो चेक कलेक्शन के लिए भेजते हैं, तो चेक कलेक्शन के लिए भेजते हैं तो उनका एक टाइम है ना। क्या टाइम है? जो मेट्रो सिटी है उनका 7 डेज में, जो कैपिटल सिटी है उनका 10 दिन में, और अदर एरिया में वो 14 डेज में कलेक्शन आ जाने चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पूछा गया है कि अगर चेक कलेक्शन में डिले हुआ तो कितने दिन का डिले होता है, तो फिर आप उसमें जो है एक पेनल्टी पे होता है। ये जो हमारे मंगेश जी यहाँ लिख रहे हैं वो क्या होता है, 14 दिन के बाद होता है तो आप क्या करते हैं उसमें इंटरेस्ट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या एक पेनल्टी पे के लिए बोला गया है, तो वो होता है 90 डेज। क्या होता है वो? 90 डेज। इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 2% अबव द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म डिपॉजिट रेट। ये पेनल्टी है। क्या है ये? पेनल्टी जो है आफ्टर 90 डेज अगर डिले होता है
तो इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 2% अबव द कोरस्पॉन्डिंग टर्म डिपॉजिट रेट। ये 90 डेज वाला सवाल 2-3 बैंकों में आया। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच इज नॉट द पर्पस ऑफ एनईएफटी ट्रांजेक्शन। तो बहुत सारे वहां पर कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें सवाल ये किया गया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एनईएफटी ट्रांजेक्शन का पर्पस नहीं है, ये पूछा गया था। और एनईएफटी ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या है? मनी ट्रांसफर करना, आईएफएससी कोड लगा के मनी ट्रांसफर करना, ये एनईएफटी का है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे हमारे साथियों ने बताया, वो ऑप्शन जिसमें कि ये एनईएफटी का पर्पस नहीं दिखाई देता है वो है एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो वो एनईएफटी का नहीं हो, तो फिर है ना डीलर, प्राइमरी डीलर या एक्सचेंज वाला है। तो एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी ये इसका ऑप्शन साथियों ने बताया। तो विच इज नॉट द पर्पस ऑफ एनईएफटी, ये ऑप्शन जो है वो पर्पस नहीं था जिन जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, ये देखिए ये सवाल, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर कोई ग्राहक अपनी प्रॉपर्टी बैंक में ला के गिरवी रख देता है और उस प्रॉपर्टी टाइटल डीड को रख के अगर आपसे जो है लोन की इच्छा रखता है तो उसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको? LAP। तो व्हाट इज द मैक्सिमम रिपेमेंट फॉर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी? तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी के पेपर आपके पास हैं, आप उसको ले जाके बैंक में देते हैं, तो वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड है वो कितना होगा, ये पूछा गया है। और इसको बोलते हैं लैप। देखिए किसी भी लोन में आपकी जो रिटेल लोन पॉलिसी है या आपके बैंक के जो लोन स्कीम्स है उनमें 5 बातें अगर आप देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, एक डायरी लेते हैं और डायरी बना के अगर आप सारे लोन स्कीम एक दिन में 5-5 लोन स्कीम का 5 चीज़ें लिख लेते हैं तो आपका इंटरनल लोन की सारी तैयारी हो जाती है। पहला क्या? क्वांटम ऑफ फाइनेंस। क्वांटम ऑफ फाइनेंस कि उस लोन स्कीम में अधिकतम लोन कितना दिया जा सकता है। दूसरा क्या है? मार्जिन, मार्जिन परसेंटेज कितना है। तीसरा क्या है? रीपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम, रीपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम। और अगला क्या है? सिक्योरिटी। अगला क्या है? सिक्योरिटी। और एक है एलिजिबिलिटी। तो ये 5 चीजें जो है अगर आप लिख लेते हैं तो आपकी सारी तैयारी हो जाती है। यहाँ पर सवाल रीपेमेंट पीरियड का पूछा गया। रीपेमेंट पीरियड फॉर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विल बी मैक्सिमम 10 ईयर्स। अगर इसमें हाउसिंग लोन आता है तो 30 ईयर्स होता है, PMOI लोन होता है तो 20 ईयर्स होता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है जिसमें कैश के रूप में उसको लोन दिया जा सकता है, पर्सनल लोन बिजनेस के लिए, तो उसमें मैक्सिमम रिपेमेंट 10 ईयर्स होगा। अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बेसिक सवाल है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट से जुड़ा हुआ सवाल है। और सवाल कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है नो फ्रिल अकाउंट होता है, तो उस रिस्ट्रिक्शन के तहत यहाँ पूछा गया है कि मैक्सिमम डिपॉजिट एक साल में कितना कर सकते हैं एक स्मॉल अकाउंट में। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है कि एक साल के लिए खोले जाते हैं और वो जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जिनमें उनका KYC नहीं रहता फिर भी उनको बैंकिंग फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम कर रहे हैं। भारत के हर एक घर के आखिरी दरवाजे तक, आखिरी व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का एक बड़ा दायित्व हमारे होनहार साथियों के लिए है। जितने साथी यहाँ जुड़े हुए हैं सभी लोगों के लिए है कि वो भारत के वो आखिरी घर के आखिरी दरवाजे के आखिरी इंसान तक भी बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचाना है। तो इसके तहत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन है कि साल भर में कितना पैसा जमा हो सकता है, वो मैक्सिमम 1 लाख जमा हो सकता है। अगर एट ए टाइम कितना जमा हो सकता है उसकी बात करेंगे तो वो होगा 50,000। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि साल भर में मैक्सिमम कितना उसमें जमा किया जा सकता है। तो साल भर में मैक्सिमम जमा किया जा सकता है 1 लाख, 1 लाख जमा किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, सवाल नंबर 14। और ये सवाल पिछले संडे को इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रमोशन एग्जाम में आया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केयर? केयर का फुल फॉर्म पूछा गया है।
तो जैसा कि हम हमेशा से जानते हैं कि फुल फॉर्म से जुड़े हुए काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए फुल फॉर्म ही पूछे जाते हैं। तो केयर भी एक ऐसा नाम है जो बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नाम है। एक रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी और ये जो है रेटिंग करते हैं। और ये इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, जिसको केयर कहते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केयर? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, जिसको बोलते हैं केयर। ये फुल फॉर्म है, रेटिंग एजेंसी है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द एसेट क्लासिफिकेशन इफ इरेगुलर फॉर 61 डेज टू 90 डेज? अगर कोई एसेट है, कोई लोन है, वो 61 डेज से लेके 90 डेज तक इरेगुलर होता है, तो उसको जो है कौन सा एसेट कहते हैं, ये पूछा गया है। तो एसेट क्लासिफिकेशन क्या होता है? वैसे तो एसेट क्लासिफिकेशन जो है 4 तरह के होते हैं। एक स्टैंडर्ड एसेट्स होता है, एक सब स्टैंडर्ड एसेट्स होता है, और एक डाउटफुल एसेट होता है, एक लॉस एसेट होता है। लेकिन स्टैंडर्ड अकाउंट के भी 3 पार्ट होते हैं। नहीं, स्टैंडर्ड अकाउंट के भी 4 पार्ट होते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट का क्या है? एक अकाउंट होता है रेगुलर अकाउंट, मतलब 1 तारीख को किस्त ड्यू है, 1 तारीख को किस्त पटा देता है, उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर अकाउंट। फिर होता है इर्रेगुलर अकाउंट। इर्रेगुलर अकाउंट क्या होता है? 1 तारीख को किस्त पटाना था, 1 तारीख को किस्त नहीं पटाया, मतलब 2 तारीख को वो इरेगुलर अकाउंट हो गया। लेकिन कितने दिनों से इरेगुलर हुआ? 1 दिन से। तो इरेगुलर अकाउंट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर 1 दिन से लेके 30 दिन तक इरेगुलर अकाउंट है तो उसको बोलते हैं SMA 0। 31 दिन से 60 दिन तक इरेगुलर अकाउंट है तो उसको बोलते हैं SMA 1। और 61 दिन से 90 दिन तक अगर इरेगुलर अकाउंट है तो उसको बोलते हैं SMA 2 बोलते हैं। SMA 3 पहले था, SMA 3 पहले था, लेकिन अब उसको डेफिनेशन उसको चेंज कर दिया, बंद कर दिया गया है। SMA 3 क्या होता था कि SMA 2 के बाद वो SMA 3 में जाता था और नेक्स्ट क्वार्टर में वो NPA होता था, उनको SMA 3 कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हटा दिया है। तो अभी SMA 2 तक है और 90 डेज से ज़्यादा होता है तो सीधे सीधे NPA में चला जाता है। अब देखो ना, ये एप्पल है ना, है ना, एप्पल है। हमारे राहुल साहब जी बोल रहे हैं वाह बहुत ताजे एप्पल है ना, बहुत ताजे एप्पल है। हाँ है ना, ताजे एप्पल हैं। लेकिन जैसे ही लोन डिसबर्स कर देते हैं और ये एप्पल को काट देते हैं, तब तो बिल्कुल उसका आपको कंज्यूम करना होता है समय पर, नहीं तो एप्पल खराब हो जाएंगे, है ना। तो जैसे ही काट लिए, उसका टाइम चालू हो गया, उसका रिपेमेंट शुरू हो गया डिसबर्समेंट के बाद, तो उसको खत्म करना है, कंज्यूम करना है, कैश के रूप में कन्वर्ट करके सेल्फ प्रोसीड करके EMI लाना है। अगर हमने इसको देरी करी तो क्या होगा? ये सड़ जाएगा। सड़ जाएगा मतलब इरेगुलर हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे निगरानी करने की ज़रूरत है शुरू शुरू में जो लोन्स के हैं। तो 61 डेज टू 90 डेज में अगर है तो उसको SMA 2 कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं, और पूरी निगरानी रखनी पड़ती है। आप सोचिए, जब भी लोन फाइनेंस करते हैं तो आपको क्या लगता है, आपने जब पैसा दिया हुआ है किसी पार्टी को, तो वो आसान काम है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा सोचिए कि बिजनेस आप कर रहे हैं। आप सपोज किसी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 2 करोड़ का लोन दिए हैं, तो आप में एक भाव होना चाहिए कि ये बिजनेस में पैसा मैंने लगाया है। तब जाके आप जो है, आप सोचो किसी पब्लिक का पैसा किसी और को दे रहे हो, कितना बड़ा जिगरा चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड इन विच एक्ट? हाइपोथिकेशन जो है, दृष्टिबंधन जिसको बोलते हैं, इसकी परिभाषा जो है कौन से एक्ट में दिखाई गई है? तो हाइपोथिकेशन की जो परिभाषा है, हाइपोथिकेशन क्या होता है? दृष्टिबंधन आपके दृष्टि में होना चाहिए, जिस समय आप चाहो उसका इंस्पेक्शन कर पाओ, है ना। तो जैसे कि ये कार, किसी को कार फाइनेंस करते हैं, कार फाइनेंस करते हैं कोई ग्राहक को, तो कार क्या है? एसेट है, क्योंकि बैंक के दिए हुए पैसे से ये कार खरीदा गया, तो कार हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी हो गया। अब इस पर कोई ना कोई चार्ज तो लगना चाहिए ना। तो ये जो है मूवेबल एसेट है, मूव करता है, तो इस पर हाइपोथिकेशन लगेगा। और ये हाइपोथिकेशन का मतलब क्या हुआ? इस कार का मालिक भी कस्टमर है, बारोवर है, और कार जो है बारोवर के पोजीशन में है, तो ये हाइपोथिकेशन हो गया। तो हाइपोथिकेशन की परिभाषा क्या हुई कि जब सिक्योरिटी बारोवर के पास हो और उसका ओनर भी बारोवर हो, तब उसे, और वो दृष्टि उस पर चार्ज क्रिएट करना हो,
हम उस पर एक्शन ले सकते हैं अगर डिफॉल्ट होने की केस में, तो ऐसे चार्जेस को हाइपोथिकेशन कहते हैं। तो हाइपोथिकेशन की परिभाषा दी गई है सरफेसी एक्ट में। किस में दी गई है? सरफेसी एक्ट में दी गई है। तो ये भी काफी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। हाइपोथिकेशन की व्याख्या किसमें की गई है? अंडर सरफेसी एक्ट 2002 में की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये देखिए, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है, इससे जुड़ा हुआ सवाल तो एक आता ही आता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? जब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं किसी ग्राहक को, तो बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है क्या होता है? क्योंकि जब भी आप सुबह तैयार होके टिफिन वगैरह लेके बैंक जाते हैं ना, तो क्या करने जाते हैं? राहुल जी क्या करने जाते हैं? या मुकेश जी क्या करने जाते हैं? रिश्ता निभाने जाते हैं। क्या बैंक में जाते हैं ना रिश्ता निभाने? एक घर में रिश्ता को छोड़ के आप बैंक जाते हैं और दूसरे बहुत सारे रिश्ता निभाने। क्या रिश्ता निभाने? कोई अगर जमा करने वाला आता है तो अलग रिश्ता, लोन लेने वाला आता है तो अलग रिश्ता, कोई सर्विस लेने के लिए आता है तो अलग रिश्ता। जैसा सेवा देंगे वैसा संबंध बनेगा। तो यहाँ पर कौन सी सेवा दे रहे हैं आप? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपने लोन दिया हुआ है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। क्या होगा? बैंक क्रेडिटर हो जाएगा। और कस्टमर क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा, बशर्ते वो डेबिट बैलेंस में होना चाहिए। अगर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया हुआ है और वो क्रेडिट बैलेंस है तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो कई बार सवाल जो है वहां पर घुमा देता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है और उसमें जमा जो है क्रेडिट बैलेंस है, तो कौन सा संबंध होगा? तो ये उल्टा हो जाएगा। और जब डेबिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, आउटस्टैंडिंग डेबिट है, तो बैंक विल बी क्रेडिटर एंड कस्टमर विल बी डेटर। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, बहुत ही सरल सवाल। हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? बताइए, है ना। हिंदी डे के बारे में पूछा गया। हिंदी डे के बारे में पूछा गया, जैसे कितनी सुशोभित होती है माथे की बिंदी, और जो जम्मू और कश्मीर जो हमारे भारत के जो माथे की बिंदी की जैसा दिखता है, वैसे ही हिंदी जो है हमको सुसज्जित और आन बान शान हिंदी को मानते हैं। तो हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बहुत ही पॉपुलर और सरल सवाल। हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। आप लोग शानदार हिंदी में उसमें लेखन करते हैं, उसमें प्रोत्साहन दिया जाता है। कुछ भाषण प्रतियोगिता होता है, कुछ लेखन प्रतियोगिता होता है, कुछ आपके एक्टिविटी किए जाते हैं। हिंदी महीना भर तो हिंदी, आप हिंदी माह मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं और उसके इनाम भी आप पाते हैं। तो हिंदी इसलिए हिंदी दिवस को जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी में काम करते हैं तो आप ग्राहकों से जुड़ पाते हैं। ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, देखिए। सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन मेट्रोपॉलिटन सिटी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? मेट्रो सिटी में जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए लोन दिए जाते हैं वो अधिकतम कितने हैं मेट्रो एरिया के लिए? तो आप सोचिए, घर बनाने के लिए मेट्रो एरिया में कितना लोन होता है? मैक्सिमम 35 लैक्स। प्रोजेक्ट कास्ट कितना होता है? 45 लैक्स, है ना। लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अगर बात करें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करें, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो मैक्सिमम लोन फैसिलिटी दिया गया है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, वो दिया गया है ₹10 लैक्स। क्या दिया गया है? 10 लैक्स इन मेट्रो एरिया, और अदर एरिया में जो है वो 6 लैक्स दिया गया है। अदर एरिया में 6 लैक्स दिया गया है। तो ये रिपेयर एंड प्रायोरिटीज, देखिए इसी सेशन में अभी हम लोग ज़्यादा लगभग 19 सवाल हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं और इसमें 3 सवाल प्रायोरिटी सेक्टर के आ गए हैं। अब आगे भी हो सकता है आएंगे प्रायोरिटी सेक्टर के सवाल। तो प्रायोरिटी सेक्टर की बात आप देख लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन KYC कंपोनेंट?
एक सवाल पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है केवाईसी के कंपोनेंट में शामिल नहीं किया गया है या केवाईसी का एलिमेंट नहीं है। पहला कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट, और एक था वो लोन डिसबर्समेंट। ठीक है, वो लोन डिसबर्समेंट है, तो क्या होगा, सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ लोन अमाउंट। ये जो है केवाईसी का कंपोनेंट नहीं है ना। तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है सारे केवाईसी के कंपोनेंट। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, जब ग्राहक आपके पास आता है तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, फिर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर करते हैं जिसमें केवाईसी वेरिफिकेशन करते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस आईडी ये सारा लेते हैं, फिर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें सीटीआर एसटीआर ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, और फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, 6 महीने में रिस्क रिव्यू करते हैं, लो रिस्क हाई रिस्क मीडियम रिस्क में करते हैं। लेकिन एक सैंक्शन और डिसबर्समेंट ऑफ लोन अमाउंट ये केवाईसी का कंपोनेंट नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ लोन अमाउंट। हाँ, तो ये 20 सवाल आप आज हम लोग चर्चा किए हैं रिकॉल क्वेश्चन में। वैसे और बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं, अभी लगभग 150 सवाल और हैं जो अभी 23 और 24 को एग्जामिनेशन हुआ था उनके। तो आने वाले दिनों में हम लोग 20-20 सवाल या 30-30 सवाल करके उनको चर्चा कर लेंगे। आज थोड़ा विलम्ब हो गया था तो हमने 20 सवाल चर्चा किया। अगले सेशंस में हम लोग 30 सवाल जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जीवन में हमेशा आप अगर लगातार सीखते रहेंगे, लगातार बहते रहेंगे, लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो मंजिल तक एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे, है ना। अगर आपकी मंजिल 100 किलोमीटर दूर है और आप डेली 10-10 किलोमीटर चलेंगे तो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो और जब सफर में चलते हैं तो कुछ लोग खफा हो जाते हैं। जब लोग आपसे खफा होने लगे तो आप समझ लेना आप सही रास्ते में हो। एग्जाम्पल के लिए, आप कोई लोन मांगने आता है और लोन के लिए योग्य नहीं है तो आप उसको वो मना कर देते हो तो खफा हो जाता है ना, नाराज हो जाता है। तो आप समझो सही रास्ते में हैं। ऐसे बहुत सारे दैनिक और भी काम है कि जब आप सही रास्ते में चलते हैं तो बहुत लोग आपको नापसंद करते हैं और खफा हो जाते हैं। तो जीवन में आप सही रास्ता चुनिए, अच्छे मार्गदर्शक के साथ सही रास्ता में चलते चलिए। अगर एक सिंपल सा फंडा जीवन में कि अगर आपने 100 किलोमीटर जाना है, डेली चलिए 10 किलोमीटर, 10वें दिन 12वें दिन पहुंच ही जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर आप यूं ही चलते रहे तो एक दिन अगर आप यूं ही चलते रहे तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा। अगर यूं ही अंधकार से लड़ते रहे तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा। और जब ठाने लिया वहां तक जाना तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। तो रास्ता आपके पास है, नहीं है तो तलाश लेंगे, बस चलना आपको है। हर रोज चलना है, 20-20 30-30 सवाल आप इकट्ठा करते रहिए। आपको लगेगा प्रमोशन एग्जाम जब दे के आते हैं, मैं पिछला अनुभव कई साथियों का देखता हूँ, जब वो बात करते हैं हमसे तो बोलते हैं कि सर एग्जाम के दिन हमें लगा ही नहीं कि हम कोई एग्जाम देने आए थे, क्योंकि वो इतनी बार इतने सारे सवालों से गुजरे हुए होते हैं कि उनको 5-5 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है? 5-5 सेकंड लगता है। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन और जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में सफलता की शुभकामनाएं करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर मुलाकात करेंगे कल अपने नए सेशंस के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच।